नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क। हम अपने खास कार्यक्रम चुनाव 24 में हाजिर हैं। हम बात करेंगे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया की इसलिए बात करेंगे कि अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसके जो नतीजा हैं उसमें सोशल मीडिया के जो आंकड़े थे बिल्कुल फेल हो गए, जो दावे थे बिल्कुल फेल हो गए। हालांकि कई ऐसे एग्जिट पोल्स थे उसके भी दावे फेल होते दिखाई दिया और हमने भी यानी TV6 न्यूज नेटवर्क ने भी एग्जिट पोल किया था, उसमें 2 जगह के दावे सही रहे। यानी कि राजस्थान में जो हमने आंकड़ा बताया था कमोबेश वही रहा और तेलंगाना में जो हमने बताने की कोशिश की नतीजों के बाद चीजें वही निकल करके सामने आई कमोबेश। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हम भी फेल किए हैं, हम उस पर भी नजर डालेंगे। और सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया में जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो इस तरह के दावे कर रहे थे कि फला राज्य में फला पार्टी आएगी, उनके दावे फेल क्यों हुए? एग्जिट पोल्स के भी दावे फेल हुए, आखिर क्यों? क्या प्रासंगिकता रहेगी ऐसे में बाकी सोशल मीडिया की? इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका हम तारुफ करा दें, परिचय करा दें, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। एक प्रकाश केरे हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश केरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे साथ हैं सैयद शहरोज कमर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सैयद शहरोज कमर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रकाश केरे, आपके पास आना चाहेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, इससे इनकार तो कर ही नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया के दावे अमूमन फेल भी कर जाते हैं, लेकिन इस बार तो बड़ी मात्रा में फेल कर गए। बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े सपने दिखाए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन पूरी तरह से धाराशायी हो गई। अपनी अगर हम बात कर लें TV6 न्यूज नेटवर्क की, तो हमने भी एग्जिट पोल्स किए थे, उसमें से 2 राज्यों में तो हम कमोबेश बिल्कुल सही रहे, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम में हम फेल कर गए। क्या कहेंगे आप? देखें, अगर हम पहले मैं बात अपनी शुरू करता हूं जो एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां हैं जी, देखिए, अगर आप CSDS को देखें, CSDS को हम लोग एक मानक संस्था के रूप में देखते हैं इस संबंध में, तो वो बाकी चीजें बताने के साथ ये भी बताते हैं कि उनका सैंपल साइज क्या है और उनकी मेथोडोलॉजी क्या रही है, उन्होंने किस तरीके से किया है। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी होती हैं कि जो मिक्स होती हैं, शहरी क्षेत्र भी होते हैं, ग्रामीण इलाके भी होते हैं, कुछ में ग्रामीण इलाके ज्यादा होते हैं, या वहां पे शहरी क्षेत्र कम होते हैं, कस्बे ज्यादा होते हैं। तो आपने सैंपल कहाँ लिए, कैसे लिए, कहाँ कहाँ जाके आपने एग्जिट पोल किया, तो एक तो इसमें बड़ी भूमिका होती है कि आपका सैंपल साइज क्या है। दूसरी चीज क्या होती है कि आमतौर पे जो हमारे यहाँ जो एजेंसियां हैं वो अपने संसाधनों पे कम खर्चा करती हैं। मसलन कि उनके पास लोग कम होते हैं, वो अधिक जगहों पे नहीं जाते, वो चुनिंदा जगहों को ही टारगेट करके अपना निष्कर्ष निकालते हैं। तो ऐसे में गड़बड़ी की संभावना जो है हमेशा बनी रहेगी। और ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी इस तरीके के मामले आते रहे कि एग्जिट पोल कुछ कह रहा है और असली नतीजे जो हैं वो कुछ और है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि अमेरिका में गैलप नाम की संस्था है जो जमाने से, दशकों से ये सर्वे करती है, और वे लोग जो है हफ्ते, 10 दिन, महीना दिन इस तरीके के रुझान डालते रहते हैं। उनकी एक खास मेथोडोलॉजी ये है कि वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं। तो वहां पे एक सुविधा ये है अमेरिका में कि बहुत सारे वोटर जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटर हैं कि मैं डेमोक्रेटिक पार्टी का वोटर हूं या जो है रिपब्लिकन पार्टी का वोटर हूं। तो एक तो आपकी आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है उसको आपको समझने के लिए। दूसरी, ये टेलीफोन मोबाइल से नहीं बात होता, जिनके लैंडलाइंस होते हैं उन पे किया जाता है। तो इससे भी पता चल जाता है कि सर्वे का एक उसकी ऑथेंटिसिटी है, भले वो सैंपल साइज कम भी है। तो इन सब चीजों का एक तो मैं देख रहा हूँ। दूसरी चीज क्या होती है कि जब आप, और ये बात खासकर सोशल मीडिया के विश्लेषकों पे ज्यादा लागू होती है कि हम जब चुनाव के नतीजों के बारे में कयास लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो हमारे पास जमीनी वास्तविकता की जानकारी कम होती है, सीमित होती है, या बहुत सारे लोग तो वहां पर गए ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई अनुमान लगाऊं तो मैं तो राजस्थान गया नहीं, मध्य प्रदेश गया नहीं, तेलंगाना गया नहीं, तो लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये एक प्रवृत्ति होती है। और तो एक तो वहां गड़बड़ी होती है। तीसरी चीज मैं कहूंगा कि कई बार बहुत सारे विश्लेषक जिनका एक रुझान होता है कि वो इस पार्टी या उस पार्टी या उस खेमे या इस खेमे से के प्रति उनकी हमदर्दी है या उससे जुड़े हुए हैं, तो वे
या तो कई बार गलती कह लें, ओवर कॉन्फिडेंस कह लें, या एक उनका अपना पूर्वाग्रह जो है उन चीजों पर उस एनालिसिस का हावी हो जाता है, तो वहां भी एक गलती की गुंजाइश होती है। और एक मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जी कि जरूर। बहुत साल पहले उत्तर प्रदेश के नतीजे आ रहे थे और मैंने थोड़ा घुमा फिरा भी था, मैंने देखा भी था। तो कोई बड़े सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि भाई बताओ क्या लग रहा है, तो मैंने कहा मुझे लग रहा है कि बहन जी जीत के आएंगी इस बार, और मैं इस बारे में कॉन्फिडेंट। तो कुछ दिन के बाद जब रिजल्ट तो हुआ नहीं ऐसा, तो कुछ दिन के बाद मिले तो बोले कि यार तुम तो जो बोल रहे थे उसके तो बिल्कुल ही उल्टा हुआ, जी बहन जी तो आसपास भी नहीं पहुंच पाई। जी तो कोई वहां पे तीसरा व्यक्ति खड़े थे, उन्होंने बड़ी एक अच्छी टिप्पणी की, और जो मुझे लगता है कि इस संबंध में थोड़ा उसकी प्रासंगिकता हो सकती है, कि कई बार हम लोग जो लोग पार्टियों के प्रति हमदर्दी रखते हैं या जुड़े रहते हैं, कि या विचारधारा कह लें, जो कह लें, तो होता क्या है कि वो चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी कैंपेन मोड में होते हैं। जी उन्होंने ये कहा, तो अब भाई वोटिंग तो हो गई, वोटिंग से पहले आप भले थोड़ा सा पुश करते रहें जिसको आप जिताना चाहते हैं, जिसको जीतता हुआ देखना चाह रहे हैं, लेकिन अब जब वोटिंग खत्म हो गई तो आपको फिर से उस न्यूट्रलिटी के तरफ लौट आना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि नहीं, रिजल्ट दूसरे तरह के भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है जी कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों पे, अलग अलग एजेंसियों पे लागू होती है। जी जी। सैयद शाहरोज कमर, आप क्या कहेंगे? जो प्रकाश केरे ने कही है बातें, आपने सुनी इन बातों को, लेकिन आपका क्या व्यू होगा इस मामले में? आप क्या कहना चाहेंगे? प्रकाश साहब ने बिल्कुल सही कहा कि होता क्या है कि आगरा प्रोग्राम, मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ से गोदी मीडिया नहीं है, टोडी मीडिया। मैं उन्हें टोडी मीडिया कहता हूँ जो बिल्कुल कांग्रेस की ओर अंधभक्ति दिखाते हैं। ऐसे कई चैनल से हमारे, कई पत्रकार हैं। हालांकि कहा जाए कि निष्पक्ष तो कोई होता नहीं है, लेकिन फिर भी निष्पक्षता दिखनी तो जरूर चाहिए जी। लेकिन ऐसी निष्पक्षता की दिखती, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो नए नए चैनल, एक अच्छी बात जिसको बड़े बड़े चैनल नाम देना जरूरी नहीं समझता, तो वो लोग ऐसा लगता है कि बिल्कुल कांग्रेस का प्रोपेगेंडा करता है। हालांकि अजीत रंजन जैसे लोग भी रहे जो कि ग्राउंड पर गए, जमीन पर गए, जी मैंने लोगों से जैसी बातचीत की है उसके मुताबिक तो मुझे लगता है रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। हाँ, सिर्फ मध्य प्रदेश में इतनी कल्पना नहीं की थी, किसी ने ऐसा तस्वुर या सोचा नहीं था इतनी सीट आ जाएगी। और इसके पीछे और भी कई वजूहात हैं। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो उनका स्टेटमेंट गलत था, उनका अनुमान गलत था। दरअसल पार्टी भी जो है वहाँ काम नहीं कर, कांग्रेस को बहुत और कॉन्फिडेंस हो गया था, आत्मविश्वास से एकदम तो इन्हीं सब मुद्दों को समझना होता है, इन्हीं सब चीजों को पढ़ना होता है। शायद इसे पढ़ पाने में दिक्कतें महसूस हुई या फिर वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। नहीं, आपको पता है ना कि वो आगरा पूर्वाग्रह जो होता है उनके साथ खास करके प्रकाश जी ने बिल्कुल सही कहा कि उनके पास तो संसाधन उतने होते नहीं, रूम में बैठ कर विश्लेषण करते हैं। कुछ है जो यूट्यूब पर पत्रकार हैं, वो गए, जमीन पर गए, लोगों से बातचीत की है, तो उनको अगर आप देखेंगे, जैसे प्रज्ञा मिश्रा का कुछ आप वीडियो देखें, तो वहां चीजें उभर कर आती है कि हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि कांग्रेसी लीड करिए, कांटे का टक्कर। याजीत अंजुम गए, याजीत अंजुम ने जो अंतिम में बातचीत की वहां के पत्रकारों से, अमर पंथ के पत्रकारों से बातचीत की, राजस्थानी पत्रकारों से बातचीत की, उससे भी तो तस्वीर साफ दिखती है कि जरूरी नहीं है कि गहलोत लौटे ही वापसी हो। लेकिन सैयद शाहरोज कमर, जो दावे किए गए, जिनका आपने नाम लिया, जिक्र किया, इसमें कई सारे और भी नाम जुड़ जाते हैं। हम उनको सुनाते हैं, छोटा छोटा क्लिप हमने लिया है उन्हीं के प्लेटफॉर्म से, और सुनाते हैं कि क्या दावे किए गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 6 महीने पहले, 4 महीने पहले के सर्वे जिसमें 50-60 सीट भी कांग्रेस को लोग नहीं दे रहे थे, या 50-60 सीट से ज्यादा नहीं मान रहे थे, मैं ये कहूंगा जोखिम मोल लेकर भी कि कांग्रेस मुझे उतनी कमजोर नहीं दिखी। मैं आपको अपना लॉजिक दे रहा हूं कि कल शाम को मैंने आखिर क्यों इन एग्जिट पोल्स पर कोई एनालिसिस पेश नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है कहने का। भारतीय जनता पार्टी के नेता भयंकर सन्नाटे में हैं। हार की जिम्मेदारी दिलाने के लिए नड्डा जी को पगड़ी वगड़ी पहनाकर बिल्कुल बीजेपी ने तैयार करके आगे खड़ा कर दिया है। मैं छत्तीसगढ़ में भी मुतमईन हूं कि कांग्रेस आ रही है।
जिस तरह कई चैनलों ने बीजेपी के साथ जेपी नड्डा की तस्वीरें लगा दी हैं और मोदी की तस्वीर हटा दी हैं, उसे भी यही संकेत माना जा रहा है कि ये बीजेपी की हार का इशारा है। तो चलिए, आपने सुन लिया। दरअसल ये सोशल मीडिया के वो लोग हैं जो अपना प्लेटफॉर्म रखते हैं और अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और बातों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी, प्रकाश केरे जो बातें अभी शहरोज कमर साहब ने कही हैं कि अब कोई न्यूट्रल है नहीं, कोई निष्पक्ष है नहीं, ये बड़ी बात उन्होंने कही। और ये कहा भी जाता है अमूमन कि या तो आप इधर हैं या उधर हैं। सोशल मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो है वो कहीं और है और जो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं या बड़े मीडिया हाउसेस हैं वो कहीं और खड़े हैं, यानी बीच की जो लाइन है वो बिल्कुल खाली पड़ी है। इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? देखें, अब जब अगर आप इन चुनाव रिजल्ट को भी आप देखें तो आप देखेंगे कि लगभग आधा आधा वोट जो है जीतने और हारने वाले के पक्ष में जा रहा है। तो ये तो एक पोलराइज सोसाइटी में ये स्वाभाविक सी चीज होगी कि आपका हर चीज, चाहे वो मीडिया हो या इवन आप देख रहे हैं बिजनेसेस को कहा जा रहा है कि कुछ बिजनेसेस जो हैं वो प्रो गवर्नमेंट हैं, कुछ बिजनेसेस जो हैं विपक्षियों के प्रति सिंपैथी रखते हैं। तो ये पोलराइजेशन तो रहेगा। लेकिन मैं सरोज जी की बात में जोड़ना चाहूंगा और वो आपके सवाल में भी है जी, कि ये जो यूट्यूबर्स हैं या इवन जो मीडिया वाले भी हैं, एजेंसी वाले भी हैं, अगर उनका कोई पॉलिटिकल बायस है भी, पॉलिटिकल रुझान है भी, तो उसको मैं उसको दोष नहीं देता। वो बाकी चीजों पे उस पर बहस हो सकती है कि भाई इस पॉइंट पे इस पर आपका जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, इस पे जो आपकी राय है वो गलत है, ये बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने चुनाव भर अगर आपने एक तरफा या कुछ उस एक झुकाव के साथ रिपोर्टिंग की, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चुनाव खत्म होने और चुनाव नतीजे आने के बीच का जो वक्फा है उसमें आपने थोड़ा, आप अगर निष्पक्षता दिखा देते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन लोगों पर, उन पार्टियों पर या उन नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता जिनकी करते हैं। वोट तो हो गया और वोट होने के बाद मैं कह दूं कि हाँ भाजपा ने अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन उसके जीतने की गुंजाइश कम दिख रही है। ये कहने से कौन, क्या दिक्कत हो जाएगी मेरे विचारधारा पर या मेरे रुझान पर या मेरी तरफदारी पर? तो मुझे लगता है कि वो चीज हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स को सीखने और उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि तब क्या होता क्या है, सवाल ये नहीं कि मैंने एक अनुमान लगाया और मैं गलत साबित हुआ, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए कि सारे लोग भी मिलकर अगर कांग्रेस को जिता रहे थे और लेकिन वास्तविकता यह है कि रिजल्ट आ गया है तो कांग्रेस नहीं जीती है, सच्चाई तो यह है, तो बात तो नहीं है। लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर मैं ये नहीं कहता कि निष्पक्ष होने की आवश्यकता है, लेकिन तर्कसंगत होना, तर्कशील होना और हकीकत को देख पाने की क्षमता रखना, ये अगर सब में हो तो इसमें ये तो अच्छी बात होगी। तो मैं चाहूंगा कि उन लोगों को भी, जैसे कहा जा रहा है ना कि जो हारी हुई पार्टियां हैं वो जो है वो करें, आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें, ये कहा जाता है ना हर चुनाव के बाद। तो मुझे लगता है कि हमारे यूट्यूबर्स, हमारे सोशल मीडिया पे विश्लेषण करने वाले लोग और बड़े मीडिया संस्थानों के लोग भी थोड़ा सा सोचेंगे कि कहीं दूसरे का, देखिए एक चीज होती है कि आपके पास एक फैक्ट्स था, उस फैक्ट्स को आपने जो विश्लेषण किया वो गलत साबित हुआ, वो एक चीज है। लेकिन देखने की बात है कि क्या दूसरे कारक, दूसरे फैक्टर्स जो है उसमें प्रभाव उनका रहा है, और मैं आगे से जब करूं तो मैं उनको कैसे उनके असर को मिनिमाइज कर सकूं। मुझे लगता है कि ये सबको सोचने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है प्रकाश कि हमने सिर्फ दूसरे मीडिया हाउसेस के बारे में ही जिक्र किया या हमने दूसरे यूट्यूबर्स के बारे में या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पत्रकारिता कर रहे हैं उनके बारे में मैंने अपना भी जिक्र किया है। TV6 न्यूज़ नेटवर्क के बारे में भी जिक्र किया है कि हमने जो एग्जिट पोल किया था, हालांकि तेलंगाना में हमने ये बताया था कि 63 सीटें कांग्रेस को आएगी और कमोबेश वही रहा, 64 सीटें आई, 45 हमने BRS को बताया था और 39 सीटें आई तो कमोबेश वहीं पर रहे, और राजस्थान में हमने 120 सीटें बताई थी और उसी
के आसपास 115 सीटों पर भाजपा रही, 5-10 सीटें आगे पीछे हो जाती हैं और कांग्रेस को 69 सीटें आई, हमने 60 बताई थी। तो यहां तक तो हम सही थे, लेकिन मध्य प्रदेश में हम फेल कर गए, छत्तीसगढ़ में हम फेल कर गए, मिजोरम में हमने हंग असेंबली बताने की कोशिश की थी, वहां भी हम फेल कर गए। तो हम खुद अपने अंदर भी झांक रहे हैं। और इसी के मद्देनजर जो हमारे एडिटर इन चीफ है पुष्परंजन जी से हमने बात करी। पुष्परंजन जी का क्या कहना है इस मुद्दे पर, कहां फेल कर गए, क्यों फेल किए, क्या वजह रही, वो भी सुन लेते हैं। देखिए फैज साहब, 1824 में हैरिसबर्ग ने पेंसिल्वेनिया के पाठकों से पूछा था कि वे किसे वोट देने जा रहे हैं अपने अखबार के पाठकों से, और एक असाधारण दौड़ में उन्होंने भविष्यवाणी की कि एंड्रयू जैक्सन अगले राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के। यह पहला ज्ञात जनमत सर्वेक्षण था और संभवतः हैरिसबर्ग द्वारा किया गया एकमात्र दिलचस्प काम था जो इसे मीडिया की दृष्टि से हम देख सकते हैं। लेकिन तब से 200 साल के पूरे कालखंड को आप देखेंगे तो उस समय अखबार पहले, सबसे पहले, उसके बाद टेलीविज़न जब शुरू हुआ तब से ये लगातार वो घंटे जो खाली हो जाते हैं वोटिंग के बाद उसे भरने की चेष्टा की जाती है, या उससे पहले भी, कि वो सर्वेक्षण सटीक है नहीं है, क्या है, ये सब चीज़ें, कईयों का भरोसा लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का, ये सब भी चलता रहता है। तो आज की तारीख में भी अमेरिकियों को जनमत सर्वेक्षणों पर या एग्जिट पोल पर भरोसा कम है, ज़्यादा है, उसके भी मत अलग अलग बटे हुए हैं। 1936 में यूएस लिटरेरी डाइजेस्ट ने 2.3 मिलियन लोगों का सर्वेक्षण किया और फिर चुनाव परिणाम वहाँ एकदम गलत निकल गए। ये विकसित देश है जिसकी बात मैं कह रहा हूँ, और ये सभी जो सर्वेक्षण में भाग लेने वाले लोग थे वो लिटरेरी डाइजेस्ट के पाठक थे। तो ये सब चीज़ें चलती रहीं, और चूंकि हम लोग अब जिस कालखंड में हैं वो सोशल मीडिया का दौर है और वहाँ एक तमाम कंपटीशन होते रहते हैं, और हम भी बार बार ये सोच रहे थे कि हम सर्वेक्षण कराएं, एग्जिट पोल कराएं या नहीं कराएं, लेकिन चूंकि बाजार मांगता है और सारे चैनल, सारे सोशल मीडिया के लोग जो यूट्यूबर हैं वो बहुत तेज़ी से सर्वेक्षण करा रहे थे, फील्ड में भी जा रहे थे, तो लगा कि हम भी क्यों नहीं अपने सैंपल साइज एक लेके चलें, और कराया। और हम बिल्कुल राजस्थान के मामले में सटीक हमारा सर्वेक्षण उतरा था, उसकी बाइट भी आप चला के दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को। और दूसरा तेलंगाना पर भी हम बहुत हद तक उसके करीब गए जो फॉरकास्ट हुआ, लेकिन 3 जगह हम सफल नहीं हो पाए, मिजोरम, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा है मध्य प्रदेश आपका। तो 3 जगह हम विफल रहे और 2 जगह हम सफल रहे। इसे स्वीकार करने में एक एडिटर, एक चैनल को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, बहुत ईमानदारी से अपने जो भी दर्शक हैं उनके सामने स्वीकार करना चाहिए इन चीज़ों को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम आगे चल के सोशल मीडिया पर या दूसरी जगह दर्शकों के बीच हमारी साख कैसी रहेगी, क्या हम अपने साख पर मीडिया जो है वो खरा उतरता है, नहीं उतरता है, एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है जो आगे भी 2024 के चुनाव में भी चलता रहेगा। तो चलिए ये भी सुन लिया जो पुष्परंजन जी ने कहा और स्पष्ट रूप से बता दिया कि कहां कहां कमियां रही। तो वहां पर सैंपल साइज थोड़ा बड़ा था, 7,000 लोग 199 सीटों पर को ऑब्जर्व कर रहे थे, और वहां पर उनकी राय ली गई थी। हमारे संवाददाताओं ने जगह जगह नेटवर्क के जरिए हम तक राय पहुंचाई। तो कुल 199 सीटों में कांग्रेस को 60 का अनुमान लगाया जा रहा है, बीजेपी को 120 का और अन्य को 19 का। देखिए तेलंगाना में चूंकि अभी अभी खत्म हुआ है, वोटिंग का कितना प्रतिशत है वो सब मिलना अभी बाकी है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है उस आधार पर वीआरएस को 45, कांग्रेस को 63 और बीजेपी को 3, एआईएमआईएम को 7, अन्य को केवल 1, ये अनुमान। शाहरोज साहब, आपने प्रकाश केरे को भी सुना और उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताने की कोशिश की कि कहां कहां कमियां रह जाती हैं और कहां कहां सुधारने की भी आवश्यकता है और सुधार की गुंजाइश भी है। उन्होंने एक अच्छा जुमला इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि आत्ममंथन की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियां तो करती ही हैं चुनाव के नतीजों के बाद आत्ममंथन जो हार जाती है, लेकिन जो पत्रकार हैं जो या तो इधर हैं या उधर हैं, और शायद मैं इधर ही वाले की बात करूं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इधर वाले आत्ममंथन कर सकते हैं, उधर वाले आप इशारा समझ ही रहे हैं, उसमें आत्ममंथन की बहुत ज्यादा उनके पास गुंजाइश भी नहीं है शायद। तो आप क्या कहेंगे? मैं कुछ कहना चाह रहा था। मैं जी शाहरोज साहब, ये कहना चाह रहा था कि जो इधर वाले जो हैं, जो यूट्यूब पर पत्रकारिता कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गए भी वो लोग, तो वो लोग उन्हीं लोगों से मिले जो उनके मिजाज के थे।
उनके मित्र मंडली के थे, उनके कंपनी के थे। ये होता है दरअसल। हम किसी शहर में जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग दूसरे पक्ष के लोगों से मिल पाए, अब नहीं हो पाता है। जी ये लगे अब जो हाँ, पूरी करें। ये तो वैसे ही लोग शामिल होते हैं। जी मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ ठीक है, आप नाम ना लिए बगैर भी कह सकते हैं, और हमने तो पहले ही कह दिया और साफ तरीके से हमने कहा कि इधर वाले जो हैं यही आत्ममंथन कर सकते हैं, आत्ममंथन की गुंजाइश इधर ही है, शायद उधर ना हो। प्रकाश के लिए एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे कि अमूमन ये देखा जाता है कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अमूमन इसमें एक और अमूमन जोड़ लें कि कई मौकों पर लोग बैठ जाते हैं एक्सपर्ट होकर के, और फिर बैठने के बाद टीवी स्क्रीन पर हो या फिर जो सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वहां पर बैठ करके वो अपने आंकड़े प्रस्तुत करते हैं या बहुत सारी कुछ चीजें बताने की कोशिश करते हैं एक्सपर्ट बन करके। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं तो होती हैं जो मैं समझ पा रहा हूं कि शायद एक्सपर्ट बनने की आवश्यकता नहीं होती। मैं एक दो उदाहरण दे करके आपसे ही जवाब लेना चाहूंगा कि जैसे 2015 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो हर कोई ये जान रहा था, समझ रहा था कि आम आदमी पार्टी आ जाएगी, तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, चीजें दिखने लगती हैं। 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो चीजें दिखने लगी थी कि इस बार कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है, तो बहुत सारे ऐसे मौके पर ये चीजें दिखने लगती हैं, और जब ग्राउंड पे जाएंगे तो वह स्पष्ट रूप से दिखने लगती हैं। कई मौकों पर यह देखा गया है, कई मौकों पर ऐसा दिखने के बाद भी नतीजे कुछ और आए हैं। तो ये जो एक्सपर्टीज होते हैं, क्या उसी चीज को फॉलो करते हैं या अलग से कुछ अपनी तरफ से उसमें डाल देते हैं या डालने की कोशिश करते हैं, और वहां जो लोग उन्हें सुनते हैं, समझते हैं या देखते हैं वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं? प्रकाश के लिए हाल के कुछ मैं थोड़ा सा आपको दूसरे देशों में ले जाऊं कि जैसे ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए एक रेफरेंडम कराया था, जनमत संग्रह हुआ था वहां पे 2016 में। तो जितने भी सर्वे आ रहे थे और जितने भी बड़े बड़े वहां पे पत्रकार थे, विश्लेषक थे, घूम रहे थे, रिपोर्टर्स थे, वह यह मानते चल रहे थे कि ब्रिटेन की जनता का बहुमत जो है वह यूरोपियन यूनियन से अलग नहीं होना चाहता है। लेकिन 52-48 के अनुपात से वो रेफरेंडम पास हो गया। उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को जीतने के लिए लोग कह रहे थे कि हाँ माहौल तो बना लिया है, लेकिन ये कुछ स्टेट्स में पुल अप नहीं कर पाएंगे। लेकिन उल्टा हुआ, और उल्टा ही नहीं हुआ, वो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ गए। तो गलतियां या गलत असेसमेंट जो है वो दूसरे देशों में भी होती रही। दूसरी चीज देखिए, जो आपका क्वेश्चन है स्पेसिफिक, अगर मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूं तो फिर मैं एक ये कहूंगा कि जैसे मुझे नहीं पता है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके प्लेटफॉर्म ने भी गलत असेसमेंट लिया कुछ राज्यों में, तो आपके जो मैं पहले भी कह चुका हूं उसको मैं अंडरलाइन करता हूं कि जो आपके सामने सूचनाएं रही होंगी जी, वो सूचनाएं उनका दायरा कितना बड़ा था, उनका विस्तार कितना था, उसमें नंबर्स कितने ज्यादा थे। जैसे आप ये भी अंदाजा, कई बार तो ये होता है, अगर आप, मैं तो उस समय मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन सीनियर लोग बताते हैं कि 1984 के इलेक्शन में किसी को कोई शक शुबहा नहीं था कि कांग्रेस जो है राजीव गांधी लैंडस्लाइड मार्जिन से जो है पार्लियामेंट पहुंचेंगे। इस बारे में किसी को कोई दो राय नहीं थी। उसी तरीके से 2014 में तो फिर भी लोगों को लग रहा था कि इतना बड़ा बहुमत नहीं आएगा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, लेकिन 2019 के बारे में यह माना जा रहा था कि कंफर्टेबली वह गवर्नमेंट दोबारा, इनकी गवर्नमेंट जो है आ रही है, क्योंकि अपोजिशन जो है डिवाइडेड था, अपोजिशन ने कोई लार्ज स्केल पे गठबंधन नहीं किया था। तो एक तो आपको ये चीज भी साफ साफ दिख जाती है कई बार। या आप कोई कितना भी बड़ा कांग्रेसी हो, वो दिल्ली में कम से कम अगले 2-3 चुनावों तक कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकता, चाहे वो जितनी भी। इसीलिए मेरा ये सवाल था कि चीजें कुछ दिखने लगती हैं। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जैसे तेलंगाना में हर कोई ये समझ रहा था कि शायद इस बार कांग्रेस आ जाएगी, और वो ऐसा हुआ भी, लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में ये असेसमेंट फेल कर गया। छत्तीसगढ़ के बारे में भी ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि कांग्रेस आ जाएगी। भले मध्य प्रदेश में नहीं मानने की पोजीशन में लोग थे और राजस्थान में, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये मानने की पोजीशन में लोग थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए मेरा ये सवाल था। उसमें यह है कि देखिए, तेलंगाना की स्थिति ये थी कि तेलंगाना में एक ओवरऑल
संकेत मिल रहे थे लंबे समय से, फिर भारत जोड़ो यात्रा और तमाम और चीजों का भी असर लोग समझ पा रहे थे। जी लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो हुआ, मुझे लगता है कि जो कथित रूप से जो इधर के आप जो संज्ञा दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ फैक्टर्स को पर ओवर रिलाई किया अपने एनालिसिस को अपने हिसाब से रखने में, और कुछ फैक्टर्स को उन्होंने बिल्कुल ही उस पर तवज्जो नहीं दी या कम ध्यान दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कोई सीएम चेहरा नहीं, तो ये पहला चुनाव तो है नहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने बिना सीएम चेहरे के जीता हो। इससे पहले भी हाल के ही चुनाव में इन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं, कई जगहों पे कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। दूसरी चीज, हमें ये लगा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा एक फैक्टर है, तो अगर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा एक फैक्टर है, तो वो फैक्टर राजस्थान में क्यों नहीं होगा या क्यों नहीं होना चाहिए? तो मुझे लगता है कि फैक्टर्स को हमको बैलेंस करके देखना चाहिए। जैसे एक दूसरा, मैं एकदम चुनाव से अलग उदाहरण दे रहा हूँ। जी जिस दिन रूस और यूक्रेन का मसला शुरू हुआ था, उसके पहले से, हालांकि यह मसला तो पिछले 2014 से ही चल रहा था, वहां पे जैसी स्थिति थी यूक्रेन के भीतर, लेकिन समझदार लोग ये देख रहे थे कि युद्ध हो सकता है, और युद्ध हो सकता है तो किसके पास कितना दम है और क्या क्या और फैक्टर्स उस पर काम कर सकते हैं, और अल्टीमेटली आप रूस का चाहे जितना नुकसान कर लेंगे, जीत जो है उसके खाते में जाएगी। और इस बात को एक क्रॉस द बोर्ड कहा गया, लेकिन अमेरिका में भी लोगों ने कहा, उनके विद्वानों ने कहा, उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा, कुछ नेताओं ने कहा, लेकिन जो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके द गार्डियन, बीबीसी, सीएनएन, और जो गवर्नमेंट है, बाइडेन गवर्नमेंट है या यूरोपियन यूनियन, इन्होंने अपने नैरेटिव को पुश किया कि नाटो की जब पूरी ताकत यूक्रेन के साथ खड़ी है, पूरा यूरोप जब यूक्रेन के साथ खड़ा है, तो फिर रसिया जो है नहीं टिक पाएगा। लेकिन अब वही होती है कि उन्होंने एक तरफ देखा, और उसी तरीके से मुझे लगता है कि ये फैक्टर। और एक चीज और है कि मैं सिर्फ गलती को ही दोष नहीं दूंगा। एक मुझे लगता है कि कुछ लोगों को मैं जानता हूं, जिनसे बात भी हो रही थी कि क्या सीन है, आप लोगों को क्या खबर मिल रही, तो कहीं मुझे लगा कहीं ना कहीं कि हम किसी को जीतते हुए देखना चाहते हैं, तो वो बात भी हमारे एनालिसिस को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। और कुछ मामलों में मैं ये कहा सकता हूं, बड़ी अहम बात कही आपने। हाँ, भलमनसाहत में वो चीजें हो गई हैं। लेकिन मैंने जो पहले भी कहा कि आपको सिर्फ ये देखना है कि जब तक आप चुनाव में अपने पसंदीदा पार्टी या उम्मीदवार को मदद कर सकते हैं, आप करिए, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है। आप पे करिए, आप सोशल मीडिया पर करिए, चाहे हम लोग भी करते हैं, मेरा भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर एक पोजीशन है कि मैं किस, और उससे मेरे बहुत सारे लिबरल और लेफ्ट के मित्र नाराज रहते हैं। लेकिन अगर आप जब मेरे से पूछेंगे कि क्या इस पर क्या तुम्हारी राय है, तो मैं यह कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम तार्किक बात करूं और ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स को समेट के और कोई निष्कर्ष बनाऊं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर गलत होऊंगा और जानबूझ के अगर गलत होऊंगा, तो कल मुझे ही लोग कहेंगे कि यार ये तो दूसरी बात कह रहा था, ये तो दूसरी बात कह रहा था। तो ये चीज। चलिए ठीक है। सैयद शहरोज कमर, आपने प्रकाश केरे की बातों को सुना, बड़े विस्तार से इन्होंने समझाने की कोशिश की है, और इसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी लाए बीच में ताकि समझ आसानी से बन सके हम लोगों की। शहरोज कमर, अगर सोशल मीडिया की बात करें, क्योंकि इधर वाली बात हम कर रहे हैं, आप समझ ही रहे होंगे, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो लोग जुड़े हुए हैं आम लोगों के साथ, अपनी बातों को रखते हैं या खबरों को पहुंचाते हैं या खबरों के माध्यम से बहुत सारी खबरों को लेकर के चले आते हैं, उस पे लोगों का विश्वास तो है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लोग बड़ी मात्रा में उन्हें देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं। लेकिन जब इस तरह का असेसमेंट पूरी तरह से फेल कर जाएं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार अगर ऐसे फेल करते चले जाएं, तो जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग चर्चा करने लगेंगे। मैंने खुद अपनी भी चर्चा करी है, इसमें शामिल किया, खुद को भी शामिल किया, अपने चैनल को भी शामिल किया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि लोगों का विश्वास
डगमगाएगा, लोगों के अंदर थोड़ी नाराजगी भी आएगी और मायूसी भी आएगी। तो है, इतनी भी मायूसी नहीं है, ज्यादा मायूसी की जरूरत नहीं। ये हर समय होता रहा है। वो एग्जिट पोल याद होगा शाइनिंग इंडिया के दौर में, तब भी हुआ था, सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए थे। ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात ठीक है कि इधर के लोगों की नजर कई चीजों पर नहीं पड़ी। जैसे आपको याद होगा कि चुनाव उधर हो रहा था और वहां आचार संहिता लागू हो गया था, और झारखंड खूंटी में साहब जो है, बड़े साहब, वो रैलियां कर रहे थे और बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे थे आदिवासियों को, और इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। जबकि झारखंड जो है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ स्टेट है और पास का ये वहां सरगुजा संभाग है। आपको पता है कि सरगुजा संभाग में भाजपा ने अच्छी विजय हासिल की। वैसे ही बस्तर में आदिवासी बहुल था वहां। पिछले बार जहां उसको कांग्रेस को सीटें ज्यादा थी वहां पर, अब वहां 17 सीट, वहां शायद 26 या 27 सीट थी रिजर्व सीट छत्तीसगढ़ में, और 25 पर कांग्रेस थी पिछले निवर्तमान विधानसभा में, और अब जो 17 जो सीट है बीजेपी जीत गई। तो इन सब चीजों पर भी लोगों का दरअसल ध्यान नहीं रहा, और उन पर भी ध्यान नहीं रहा जो एक अंडर करेंट था हिंदुत्व का, इसको भी कई लोग समझ नहीं पाए, उस नब्ज को पकड़ नहीं पाए, ये मुझे लगता है। लेकिन मेरा ये सवाल इसमें जुड़ जा रहा है कि सच में ध्यान नहीं रहा या ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की गई वहां। कई लोगों की चर्चाएं सुनी, पर वैसी चर्चा जैसे पर्याप्त चर्चाएं होनी चाहिए थी कि इसे यहाँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खूंटी में, झारखंड कहे जाते हैं, आदिवासियों के बीच भगवान का दर्जा हासिल होने, वहां बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने की। 24,000 लगभग शायद 24,000 करोड़ की कई योजनाओं का ऑनलाइन, और मैंने अपने लाइव पर एक वीडियो किया था। तो ये मुझे पता था कि ये आवाज वहां तक जाएगी और इसका असर होगा, और इसका असर हुआ, और कई लोग इस पर ध्यान नहीं। वो लोग क्या, भाजपा जो 24 घंटा वो लोग इलेक्शन कोर्ट में जी। लेकिन शाहरोज कमर, जैसे हम अगर सामने वाले पर सवाल उठाते हैं तो जाहिर सी बात है खुद अपने अंदर भी हमें झांकना पड़ेगा, और इसी झांकने की परिभाषा को हमने आगे बढ़ाते हुए खुद अपने अंदर भी झांका है हमने, जब हम ये जिक्र कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि मेरा ये सवाल था कि आपने जो कहा था कि ध्यान नहीं गया या ध्यान नहीं दिया, तो मेरा ये सवाल था कि ध्यान गया नहीं या ले जाने की कोशिश नहीं की गई। तो क्या आपको लगता है कि एक नैरेटिव बना दिया गया, जैसा कि प्रकाश केरे कह भी रहे थे, और उसी नैरेटिव के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है, और एक खास वर्ग जो यहाँ विश्वास पे टिका पड़ा है और जो बड़ी ही गौर से इसे देखता है, सुनता है, उसे हिट करने की कोशिश की जाती है और अपने फेवर में लाने की कोशिश करके अपना, चूंकि अब जाहिर सी बात है रोजी रोटी का भी ये जरिया है, उससे इनकार तो कर ही नहीं सकते, तो उसको भी एक जरिया बना करके आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। वो एक वजह हो सकती है, लेकिन बड़ी वजह नहीं हो सकती। अच्छा, अब लोगों का क्यों नहीं किया, ये मैं भी हैरान हूं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जानबूझ के लोगों का ध्यान नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं। जी, चलिए जी हाँ, कंप्लीट कर लें जल्दी से, तब वाइंड अप करेंगे, कंप्लीट करें जी। एक ऐसी लहर सी लग रही थी यूट्यूब पर, जो पत्रकारिता लोग कर रहे हैं, उनके पीछे नहीं, अब कांग्रेस जो, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं बताऊं। हाँ, बता दें, जरूर बता दें, बिल्कुल बता दें। छत्तीसगढ़ में संघ से जुड़े बड़े पदाधिकारी थे जो हमारे पास थे। दरअसल छत्तीसगढ़ में मैं 2-3 दशक गुजारे हैं अपने, तो वहां के लोगों से जो हमारी बात हुई, तो उन्हें लग रहा था कि मध्य प्रदेश में भले डर है भाजपा ना आए, लेकिन यहाँ जो है ये छत्तीसगढ़ में तो कक्का गए, यानी कि भूपेश बघेल गए जी। उसकी वो वजह भी वही आदिवासी वाली वजह, और कई वजह की आपस के जो लोग थे वो भी एक दूसरे को निपटाने में लगे, क्योंकि ये तो समझ गए थे कि हम 77 पार हैं। उनके कार्यकर्ता भी ये समझ बैठे थे कि हम तो भाई पूरी तरह हम जीती रहे। जैसे कि अकबर जो अकबर थे, मंत्री थे वहां पर जी, और वो कवर्धा से वहां थे, राजनांदगांव के पास सीट कवर्धा ही से लड़े थे चुनाव। पिछली बार तो 65,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, इस बार 39,000 वोटों से लगभग हार गए। जबकि ऐसा नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ अंडर करंट एक हिंदुत्व का था। वहां छत्तीसगढ़ में भी 2-3 घटनाएं ऐसी
मतलब हालांकि आपके आप- कहने का लब्बो लबाव ये है कि जानबूझ के ऐसा नहीं किया गया, बल्कि अनजाने में ऐसा हुआ, लोग समझ नहीं सके, उसे समझने की कोशिश तो की गई लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। सोशल मीडिया के बहुत सारे जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जुड़े होते हैं, ये आप कहना चाहते हैं एक लाइन में? जी जी। और मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा मैं कि लोग इस पर सवाल नहीं उठा, लेकिन सवाल तो ईवीएम पर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, उस पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए। और लोगों चलिए का वो ध्यान तो उस पर भी बात करेंगे, वो हाँ वो थोड़ा सा दूसरी तरफ मुद्दा चला जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब चूंकि हमारे पास वक्त भी नहीं है, हाँ कब कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लें आप जल्दी से कह लें, तो फिर वाइंड अप करेंगे। हम तो मशीन को नहीं समझ सकते ना, जनता को ही समझ सकते हैं, इसी आधार पर बात। जी चलिए सैयद शहरोज कमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से चीज़ों को समझाने के लिए। और प्रकाश केरे भी हमारे साथ जुड़े थे, एक्सपर्ट हैं वो, और वो भी पत्रकार हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वो डिस्कनेक्ट हो गए हमसे, लेकिन उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो आपने देखा कि सोशल मीडिया पर जो दावे किए गए, वो दावे सही तो नहीं साबित हुए, लेकिन इन लोगों का जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका मानना है कि ये जानबूझ करके ऐसा नहीं किया गया, अनजाने में ऐसा हुआ। खुद हमने अभी अपने अंदर झांकने की कोशिश की, अपनी बातों को सामने लाने की कोशिश की, और यही वजह है कि हमने अपनी भी बातों को सामने रखा और बताया कि हमसे भी कहीं ना कहीं भूल हुई, चूक हुई है। और जो सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोग पत्रकारिता कर रहे थे, उनसे भी चूक हुई है। और मैंने बीच में जब चर्चा हो रही थी, इसलिए कहा था कि इधर तो आत्ममंथन की आवश्यकता है, और आत्ममंथन लोग करेंगे भी, शायद उस तरफ मुश्किल लग रहा है कि आत्ममंथन हो। आप समझ ही रहे होंगे इस तरफ और उस तरफ का क्या मतलब है। और प्रकाश केरे भी ये बात मान रहे थे कि जो बीच की लाइन है वो बिल्कुल खाली है, या निष्पक्षता को लेकर के जो सवाल किए जाते रहे, उस पर सवालिया निशान लगातार बना हुआ है। बहरहाल अब हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे विनती करना चाहेंगे कि आपने अगर हमारे न्यूज चैनल TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें ताकि आपकी जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आती है उस पर हम फोकस करें, उसको गौर से देखें, उसके अनुरूप खुद को ढालने की कोशिश करें, और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।